पर दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर। 1 से लेकर 95 तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। आप देख लीजिएगा, आज ही उससे आगे देखते हैं। पिचानवे तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लब ऑफ रोम द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहली बार ही आया है इसी पेपर में। इसके अलावा और देख लेते हैं हम। यूनेस्को के बारे में तो आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, एजेंडा 21। ये सी सेट के पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि एजेंडा 21 है, किस में अवधारणा रखी गई थी, किस सम्मेलन में? तो आप इसे याद रखिएगा, जो 1992 का रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें इसकी विचारधारा रखी गई थी। उसमें ऑप्शन यही था कि एजेंडा 21 के लिए किसकी विचारधारा किस सम्मेलन में रखी गई थी, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अब देखिए इससे क्वेश्चन एक तो आपने देख ही लिया है, वर्ष में अधिकांश के लिए ये आ गया है, इस एक तो क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भारत में बेरोजगारी का मापक नहीं है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको ये मिलेगा, एक दैनिक स्थिति बेरोजगारी मिलेगी, एक आपको साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा चौथा जो ऑप्शन होगा इसमें आपका मासिक मासिक स्थिति बेरोजगारी। अब ये 4 हो गए ना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वर्ष। तो आप याद रखिएगा, जो भारत में है उसके मापक ये 3 हैं। ये तीनों सामान्य स्थिति से नापा जाता है, दैनिक और साप्ताहिक। मतलब कहीं भी आपको मासिक दिखेगा तो वो नहीं है, ये याद रखना है बस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना वह दो। कंपनी एक्ट पहला था, इसमें कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। दूसरा था, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोरिस डी मोरिस। एक तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो ही गया है, एक इसी से आप ये याद रखिएगा, इसके जो सूचकांक हैं भौतिक गुणवत्ता को मापने के लिए, एक तो इसमें जीवन प्रत्याशा है, एक शिशु मृत्यु दर है और एक साक्षरता है, जिससे हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक निकालते हैं। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, HDI है, जो HDI था, HDI नापा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उससे देने वाले का नाम ये दिया ही हुआ है आपका, महबूबुल हक, इन्होंने इसे दिया था 1990 में। और संस्था जो इसे जारी करती है HDI को, वो भी दी है UNDP, ये संस्था जारी करती है। उसमें भी यही चीज़ें हैं, बस उसमें याद रखना, उसमें जो 3 थे, एक तो जीवन प्रत्याशा था, एक आपका शिक्षा है, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय है। शिशु मृत्यु दर की जगह उसमें प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था, मोरिस डी मोरिस, ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा, 2017 में पूछा हुआ है 100। इसके अलावा आपको सूचकांक तो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, आपको उसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी कोई सूचकांक पढ़ो तो आप 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला है आपको, एक तो आपको इसमें देखना है कि भारत की स्थिति कितनी है, भारत की रैंक क्या है। एक जो इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है, कौन सा देश है, और एक आपको जो ये सूचकांक है इसे कौन सी संस्था जारी करती है। हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं तीनों चीज़ों से लेकर पूछे जाते हैं। ये सूचकांक 2017 का है, 2020 के सूचकांक है, मैं बता दूंगा उनकी ट्रिक भी याद करने की, मैं आपको एक वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, ये वनस्पति प्रकार और क्षेत्र में मैचिंग कराने के लिए पूछे हुए हैं। ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसे देख लीजिए, फिर भी आप याद रखिए आगे के लिए। चैपरेल आपकी कैलिफोर्निया में है, माकवी आपकी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में है। उसके बाद फिम्बस आपकी दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी, और मेटोरोल आपकी चिली में हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 3 1 4, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, इसमें मैचिंग कराना है।
ये देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपको उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, किर्गिस्तान का हो जाएगा आपका बिस्केक, तजाकिस्तान का हो जाएगा आपका दुशांबे, और आपका तुर्कमेनिस्तान का अस्बावक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। इसी से आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका ये ताशकंद है, आप तो ऐसे जानते ही होगी, ताशकंद में भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन यहीं पे हुआ था, ताशकंद में ही। उसके बाद देखिए, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें वो प्राकृतिक वनस्पति पूछी है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन वनस्पति का ही था और यहाँ पे भी, इसलिए इन वनस्पतियों को आप देख लीजिएगा कहीं से। इसमें देख लीजिए आप कौन सा किसमें मिलेगा। जो अधिजीवी वनस्पति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। बबूल आपकी हो गई है सहारा में, और देवदार हो जाएगी भूमध्य सागरीय में, और बेवदो हो जाएगी सवाना में। इसे एक तरह से याद रखा जा सकता था। आपको ये होगा कि जो बबूल है वो मरुस्थल टाइप में होता है, तो ये आपका सहारा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। तो इससे सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, खिरगिज। खिरगिज सूडान में नहीं मिलती है, सूडान में ये नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा मध्य एशिया। सही आंसर, मध्य एशिया में मिलती है खिरगिज जनजातियाँ। उसके अलावा एक देखिए जो अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार में, कि जो अंगामी जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है। 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिए हुए थे, इसलिए इसका याद रखिएगा आप। इसका नागालैंड सही आंसर है, ये यहीं पे दिया हुआ है, अंगामी नागालैंड। याद रखिएगा, अंगामी जनजाति नागालैंड में मिलती है। उसके अलावा पिग्मी आप देख लीजिए, यहीं पे ही पिग्मी मिलते हैं कांगो बेसिन में। इससे पिग्मी से 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको पता चल गया है पिग्मी कांगो बेसिन में मिलती है। एक ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो ये पिग्मी है, ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। जैसे मसाई वगैरह, जैसे मसाई है और जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है, पिग्मी नहीं है। दूसरा इससे क्वेश्चन आता है, जो पिग्मी जनजाति है उसका रहने का निवास स्थान कहाँ है। तो ये पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जाकर अपने झोपड़ी टाइप बनाते हैं। और उसे क्या कहा जाता है, जो ये घर बनाते हैं उन्हें कहा जाता है आपका मोंगुलस। ये याद रखिएगा, ये एक टर्म पूछी जाती है कि मोंगुलस क्या है। तो ये जो घर बनाते हैं पेड़ों पे उन्हें मंगुलस कहा जाता है। ठीक है, पिग्मी से मैंने आपको बता दी जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, कथन और कारण से। कथन हो जाएगा हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण हो जाएगा हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और कारण एक कथन की सही व्याख्या करता है। इसमें आप हिंद महासागर में एक चीज़ याद रखिएगा, हिंद महासागर में एक द्वीप है छोटा सा, उसका नाम है डियागो गार्सिया। ये पूछा जाता है, ये पूछा गया था कि आपका डियागो गार्सिया किस महासागर का है। उसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो आपको याद रखना है ये डियागो गार्सिया है जो, वो हिंद महासागर में है, और ये अमेरिका का है। इस पे इसका सैन्य अड्डा अमेरिका ने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इसी की दे रखी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसे आप देख सकते थे, आपको पता है झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, ये भी आपको पता है, और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सबसे इधर है, तो इससे ही हो जाता है ये, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। मैं इससे आप क्वेश्चन बता देता हूँ जो जो क्वेश्चन आते हैं। छोटा नागपुर पठार के बारे में तो आपको पता ही है कि जितने भी कोयला क्षेत्र है वो सब इसी में मिलते हैं। उसके अलावा इन पहाड़ियों के बारे में जान लीजिए, इन 3 पहाड़ियों के। पहले मैं आपको सतपुड़ा के बारे में बता देता हूँ। जो आपकी एक चीज़ याद रखनी है आपको, देखो ये देखिए नर्मदा, उसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद है ताप्ती, तापी नदी यहाँ पे, ये ताप्ती नदी बहती है, और उसके नीचे फिर ऐसे। तो जो ये बीच की है ये है विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्याचल भी कहते हैं, विंध्य पहाड़ियाँ भी। और जो ये नीचे है ये है सतपुड़ा की। तो ये याद रख लीजिएगा आप इनका क्रम, नर्मदा और सप्ता के बीच में है। अब इससे क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा विंध्याचल। ताप्ती नदी और ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो हो जाएगा सतपुड़ा।
या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा विंध्य पहाड़ी एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती। इससे आपके चारों पांचों जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इससे ही कवर हो जाएंगे, याद रखना है। पहले नर्मदा नदी, फिर आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, फिर ताप्ती नदी है और फिर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ये तो इससे हो गया। उसके अलावा महादेव को छोड़ के ये मेघालय जो पहाड़ियाँ हैं, इससे आपने नाम सुना होगा अमरकंटक का, वो स्थान यहीं पे है अमरकंटक। और जो ये अमरकंटक है इससे दो नदियाँ निकलती हैं, दोनों इंपोर्टेंट नदी है, दोनों याद रखनी। एक तो सोन नदी और एक आपकी नर्मदा नदी। इनका जो उद्गम स्थल है दोनों नदियों का वो अमरकंटक से है और अमरकंटक मेघालय पहाड़ियों में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कथन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण हो जाएगा हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 108। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सरोवीय मैदान का। इसमें एक तो इम्फाल बेसिन आ जाएगा और एक इसमें आपकी कश्मीर घाटी आ जाएगी। ये दोनों ही क्षेत्र इम्फाल बेसिन और कश्मीर घाटी दोनों सरोवीय मैदान का उदाहरण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दामोदर। देखिए मैं आपको दामोदर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में सभी के बारे में बता देता हूँ। एक तो आपने क्वेश्चन देख ही लिया भ्रंश घाटी कौन से मिलते हैं। भ्रंश घाटी जो है इससे 3 नदियाँ बहती है भारत में। एक तो आपकी नदी है नर्मदा, एक ताप्ती और एक ये दी हुई है दामोदर। ये 3 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक तो ये हो गया आपका कंप्लीट। दूसरे से जानिए अब आप दामोदर के बारे में। दामोदर को एक तो आपको पता है बंगाल का शोक के नाम से जाना जावे है, जो बंगाल है उसके शोक के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी। इसके अलावा एक इसकी दामोदर नदी की सहायक नदी है जो पूछी जाती है, किसकी सहायक नदी है। बराकर नदी है एक, वो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। फिर ये तो इसकी सहायक होगी और फिर पूछा जाता है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली में मिलती है बाद में जाके, तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये पूछा हुआ है। उस टाइम पर किसी को पता भी नहीं था कि ये ऐसे ऐसे है। उसके बाद देखिए इससे इसके अलावा भ्रंश से आपको बता दिया। एक इससे और है छोटा सा जो पूछा जाता है कि कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको दामोदर। जितने भी इससे आज तक क्वेश्चन आए हैं दामोदर नदी से मैंने आपको सारे बता दिए। 5-6 तरह से पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ये आप डिस्कवरी चैनल पे भी देखते होंगे। सवाना में जितने जितने बड़े बड़े शिकारी हैं जानवर हैं वो मिलते हैं, इसी कारण इसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में कहा गया है। पहला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका सही ये भी सही हो जाएगा, ये भी, ये पहला गलत है। अब ये पहला सही हो जाता अगर ये जीवाश्महीन ना कहता, जीवाश्म मिलते हैं कह देता। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अब से याद रखिएगा। मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों में जीवाश्म मिलते हैं। जो ये जीवाश्म नहीं मिलते हैं उस पहाड़ी का नाम है वो है आपका ट्रांस हिमालय। जो आपका ट्रांस हिमालय है उसमें जीवाश्म रहित है, वो जीवाश्म नहीं है उसमें सारी चट्टानें, उसमें जीवाश्म की कोई मात्रा नहीं। बाकी तीनों में ये आपकी मुख्य में भी और लघु में भी और शिवालिक या बाह्य हिमालय में भी जीवाश्म मिलते हैं। ये याद रखिएगा, आगे से आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112। ये कथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें पूछा है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्यों के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है शेरशाह की मुद्रा पत्ती के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। समीक्षा अधिकारी का जब पेपर इससे पहले सोल्व कराया था उसमें पूछा हुआ था, उसमें कहा गया था कि तांबे की मुद्रा है मुगल काल में क्या कही जाती थी, दाम थी। ये मैंने आपको बता ही दिया था, दाम और रुपया। ये तांबे का था और जो रुपया था ये चांदी का था। ये तो चलते थे मुगल काल में। और जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जीतल और टका, दो मुद्राएं ये चलती थी। उसके इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 113। युद्धों को कालाक्रम में लगाना है। इसका देखिए आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछें
तो आपको जो ये आपने पूछा हुआ है सरनाल का युद्ध, ये तो मुझे लगता नहीं किसी को ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में, इसे छोड़ दीजिए। पर हमें पता है बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और धर्मट का युद्ध भी याद है 1657-58 में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, जब औरंगजेब ने गद्दी हासिल की थी। और जो जजाऊ का युद्ध था ये भी याद है, ये जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई थी तो उनके उत्तराधिकारी थे जो बहादुर शाह प्रथम, इनके उसके भाई दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। तो अब हमें पता चल गया है कि पहले ये आएगा 2, फिर 3, फिर 4। तो आप इसमें ढूंढ लीजिए 2, 3, 4 का कोई क्रम है क्या। देखिए इसमें तो ये भी नहीं है, 2, 1, 3 नहीं है ना, 2, 3, 4 तो नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका, नहीं ये मिल रहा है सेकंड में है, इसमें नहीं है। और इसमें हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, एक इसमें 2 में मिल रहा है। ये मिल गया है, वैसे नहीं भी होना चाहिए था। चलो देख लीजिए फिर भी, इसके 3 आंसरों में पता थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका याद होना चाहिए सरनाल का युद्ध भी, ये होगा नहीं इससे, अकबर के टाइम पे हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 हठ योग के संदर्भ में पूछा गया है। पहला है हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इसका सही हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, सी आंसर हो जाएगा आपका। इससे सूफी संत से एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में जो सूफी संत की स्थापना करी थी वो मुइनुद्दीन चिश्ती जी ने की थी। और इनकी दरगाह भी याद रखिएगा, वो भी पूछी जाती है, अजमेर में है, तो आपको जानकारी होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एकता से एक राजा सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं ऐसा था। एकता का मतलब था एक भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा जिसे क्या करता था सुल्तान दे देता था, उसका रख रखाव, वहाँ का प्रशासन की सारी जिम्मेदारी, जो इससे राजस्व प्राप्त करता था, तो जो वहाँ पे अधिकारी नियुक्त होते थे उन्हें मिलता था उसका राजस्व, उसमें से कुछ भाग सुल्तान के उसमें भी जाता था। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था एकता प्रणाली को, इल्तुतमिश ने, इसकी तो आपको जानकारी होगी। ठीक है, देख लीजिए, बस इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।